सुनो, देखो इधर, देखो क्या है कहानी। 3 जैसे 4 तारीख को आपका टेस्ट है, तो मोटा मोटा एक 31 को ना, 31, 32 32 होता ही नहीं है। अरे सुनो, ये मोटा मोटा सुनो, 4 तारीख को आपका टेस्ट है, तो ये जो 4 दिन रहेंगे भाई, दिवाली की दिन भी इंक्लूडिंग, रात में आप लोग बना दिवाली तो वैसे भी 6 बजे बाद होती है, तो 5 बजे तक पढ़ लो और 5 बजे से अपना फिर मस्त एंजॉय करो, रात भर जो करना वो करो। तो दिवाली के दिन इंक्लूडिंग ये टाइम जो है, इसको आप लोग एक फुल सिलेबस के रिवीजन का दौर समझना। दिवाली के दिन वैसे मैं दिवाली की छुट्टियों में यही कहता हूँ हमेशा कि ये मुझे लगता है एक मिड सेम होता है, और इस मिड सेम होता है, ये प्री नीट की प्रिपरेशन है जो आपको मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंगली परफेक्ट दिशा दे देती है। किससे पता चल जाए गाड़ी किधर जा रही है, क्योंकि इस समय तक लगभग 50% सिलेबस भी हो चुका होता है, तो मालूम पड़ जाता है कि जितना आधा में करोगे उतना ही तो पूरा करोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधे में 0 पूरे में फुल, ऐसा नहीं होता। जो आधे सिलेबस की प्रिपरेशन है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में हम लोग पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन मान सकते हैं। जो 4 महीने में किया वही अगले 4 महीने में भी करोगे, 4 महीने में भी। तो इसको बहुत सीरियसली, बिल्कुल अब छुट्टी वेस्ट करना तो आपके हाथ में है, इसको बहुत सीरियसली आप लोग काम करें। अब इसको बहुत सीरियसली काम करने के लिए थोड़ा गाइडेड काम जरूरी है। तो मैंने आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए, मोटे मोटे एक आध बचाओ को शायद करो, उन सब के मैंने टेस्ट बनाए। टेस्ट 40-40 क्वेश्चन के होंगे, शायद 40-45 50 जो भी होंगे, बट नीट जैसे टेस्ट है, नए क्वेश्चन उस पर भी नए क्वेश्चन है, तो वो टेस्ट को आप बिल्कुल फुल ईमानदारी से बिल्कुल नीट समझिए, उसमें कोई मक्कार नहीं। एक कॉमन प्रोग्राम लो, एक बुक लो, जितना भी हम लोग शुरू से तक पढ़े हैं उसको शुरू से सॉल्व करो। कॉमन सब लोग एक जैसा करो, बाकी आपकी इच्छा जैसा आपको करना हो, बट एक कर दे तो एक थोड़ा पैटर्न पता चलता है। कोई बोले एक चैप्टर है ऑफिस मॉडल से कर लिया, एलन से कर लिया, जिससे कर लिया, उससे कर लिया, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कोई एक पकड़ो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जिसको एलन का मॉडल पकड़ना है वो एलन का मॉडल पकड़ लो, फिर मॉडल पकड़ो तो सॉलिड इलस्ट्रेशन बिगनर बॉक्स भी करना है इंक्लूडिंग। किसी को कोचिंग का मॉडल पकड़ना है, कोचिंग का मॉडल पकड़ लो। किसी को डीसी पार्टी के चेक पॉइंट और सॉलिड इलस्ट्रेशन पकड़ना है वो पकड़ लो, और किसी को एमटीसी पकड़ना है वो पकड़ लो, जैसा आपको उचित लगता है। श्रद्धा भक्ति के हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाओ। वो टेस्ट में आप लोगों को अपलोड कराने की कोशिश करूंगा, हालांकि अपलोड में दिक्कत है, बहुत सारा काम उनका अपलोड का पहले से भी है, तो हो सकता है अपलोड ना करें तो अपन पीडीएफ में भेजें, एक ही बात है। दोनों में जो भी फॉर्मेट होगा पहले प्री डिसाइडेड पूरा रहेगा शुरू से, ये काम है, इतनी तारीख को टेस्ट रहेगा। इन 4 दिन में कम से कम 8 चैप्टर रिवाइज करो, 1-1 घंटे 2 टेस्ट लेंगे मात्र, शाम को 8 बजे 9 बजे जैसा भी आप लोग को दिन रहता है, पूरे दिन उनको रिवाइज करो। इतना इंश्योर कर लो कि जब आप 4 तारीख को आओगे तो आपका पूरा सिलेबस तैयार होगा। मतलब कोई आपको बोले कि 4 तारीख को ही हमारी नीट की एग्जाम है, बिल्कुल नीट समझ के झोंक देना, दिन रात सब एक कर, मिनिमम सोना, बिल्कुल जितने में काम चल जाए, क्योंकि दिन भर घर रहोगे, कोई वेस्ट टाइम वेस्ट मत करना। भाई दूज कुछ प्रोग्राम हो सब अवॉइड करो, ब्लॉक करो, घर से बाहर निकलो और बिल्कुल अंदर पड़े रहो। ये 4 दिन सोचना कि नीट ही आ गई बिल्कुल 4 तारीख को, रात भर जग जाओ, सुबह 6 बजे तक खींच दिया, 8 बजे तक खींच दिया सुबह, फिर 2-1 घंटे सो गए, फिर दिन में 1-8 घंटे, मतलब पागलों वाली पढ़ाई जो होती ना कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब खत्म। जितने भी तुम्हारे बैकलॉग, छोटी कमजोरी एनालिसिस फॉर्मूले सब तैयार। जब आप लोग 5 तारीख को आओगे तो एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए कि हाँ सर ये आपने जो पढ़ाया है, पूरे सब्जेक्ट की बात करें, बैठने की तो जिसकी बात करूँ मैं टेस्ट दूंगा कि आप जब मैं 5 तारीख को चालू करूँगा जो, तो आपको लगना चाहिए हाँ सर अब हमारा काम कंप्लीट है, अब आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा, टेस्ट का एक पूरा टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा जैसा भी होगा। ये 31 से, अब अपनी छुट्टियां लग रही कितने से, 27 से, तो 27, 28, 29 और 30, 31 को हम इंक्लूड नहीं करें, ठीक है। ये 4 दिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग डिस्कशन और बोल लेंगे, ये वाले काम। अब इसमें हो सकता है एक आध दिन में भी गायब हो जाऊँ, क्योंकि घर जाने के बाद मेरी गायब होने की संभावनाएं भी रहती है, बट एक मोटा बता रहा, मुझे नहीं पता क्या रहेगा,
बट इसमें आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपके डाउट डिस्कशन देंगे उसको मैं लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा 1 घंटा 1.25 घंटा लेने की। ये हमारा काम है। अब हमारे पास बचते हैं कितने दिन? आज क्या है? 24 है। हाँ, तो 24, 25 और 26, ये 3 दिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इन 3 दिन में आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस और डिस्कशन हम लोग इस दिन में लेते हैं। समझ लो, ये हमारी गुजर की प्लानिंग है। 30 तारीख तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। 31, 32, 33 और 34, ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना? इस तरह से मैं अपने फिजिक्स के पूरे पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है लोगों? चलिए, तो ये 4 दिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की चर्चा ही करेंगे। डिस्कशन से भी 4 दिन इसी का होगा। बाकी पुराने बाकी जो पुराने हैं वो इन 4 दिन आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, ये हमारा प्लान। चलिए, मेरे को लगता है बहुत खिचड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है खिचड़ी हो जाएगी। उस खिचड़ी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो दो दो दिन का ही काम है सिर्फ। पर मेरे को लग रहा है थोड़ा खिचड़ी होने से बेहतर है कुछ अच्छा कंप्लीट कर लो। नहीं तो कर तो सकते हो, ऐसा नहीं, बट वो भी मिक्स हो जाएगा। तो दिवाली तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही टारगेट लिया पूरा कंप्लीट करने का। तो हमारा ये 12th का लगभग हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक की कोई बड़ा टास्क नहीं, क्योंकि आप कर चुके हो। उसके बैठे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर कर चुके हैं, तो वही बात है, वो उसको तक चिपका दो। तो आधा हमारा मतलब पूरा 12 कंप्लीट मान लो, फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग दिवाली पर। ठीक है, चलिए, कल एक बार देखिएगा, कल हम लोग पढ़ तो लिए थे, अब थोड़ा बहुत उसमें चर्चा क्वेश्चन की और बची है, उसको निकाल देते हैं। कल एक बार देख लेते क्या क्या बताया था। ये 3 दिन 5 मिनट पढ़ेंगे भाई, ठीक है सारे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देख लीजिए एक बार जरा। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देख लो, क्या करें, क्यूब वाली प्रॉब्लम्स देख लो सारी। क्यूब वाली एप्लीकेशन देख लो सारी। क्या होगी, जब कॉर्नर पे रखेंगे तब एक क्यूब से 1/8 होगा। हाँ, एक फेस से 1/24, 3 फेस से 0 वाली प्रॉब्लम देख लो एक बार। सिलेंडर के केस में देख लो कहाँ रखा था। सिलेंडर के सेंटर पे, जब सिलेंडर के सेंटर पर रखिए तो क्लोज्ड ही होगा ऑलरेडी, तो दोनों सर्कुलर से गुजरेगा और कर्व से गुजरेगा। बट जब सर्कुलर के सेंटर पे रखेंगे तो पहले क्लोज करेंगे, एक सिलेंडर से 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें से भी एक सर्कुलर से दिखेगा। ठीक है, ये केस बंद है। हाँ, अब देखो इसके वो टाइप में, अब इसके टाइप सारे बस मुझे लगता है मोटा मोटा यही कहानी है। अब इन पे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन देख लो आप लोग कैसे बनेंगे। ठीक है, शुरू करें। कॉपी बंद कर देना, बस लिखने का काम मुझे लगता है, बीच में कुछ होगा तो लिखना होगा। कॉपी बंद कर देना, देख लो जरा। इलस्ट्रेशन 13 को देखना, वहां पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E is equal to 3 into 10 to the power 3 I cap, 3 into 10 to the power 3 I cap। देखना सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो I cap मतलब कौन से फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिए, x एक्सिस में। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द x एक्सिस। देखो कहानी कैसे, आपको क्या आ जाएगा, फ्लक्स निकालने के कितने तरीके हैं, 2। हमेशा ऐसे शुरू वहां से किया, या तो गॉस थ्योरम या ये cos थीटा, डिपेंड करेगा यहाँ कौन सा लगाओगे, ये cos थीटा, क्योंकि ये दिया हुआ है। बट अब जब भी 60 डिग्री दिखे ना, हमेशा सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये 60 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, और ये जो एंगल है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मतलब एरिया वेक्टर का एंगल 60 डिग्री एक्स एक्सिस से, तो ये एरिया वेक्टर का एंगल ये एक्स एक्सिस से दिया, मतलब यही थीटा हमारा सही है। तो उसको काट दोगे कितना, en cos थीटा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, नीचे देख लो नीचे वाला, इसी फ्लक्स को हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, या तो हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में लिखा था,
तो स्केलर फॉर्म में लिखा था हमने ये cos थीटा, जिस पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे e वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब इसको यूज कैसे करें देखो। तो उसने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये देखो बच्चों, अब इसको देख के डरना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दिए देखो, i कैप और j कैप। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड y में भी। देख लो x में वैल्यू कितनी है, तो I मतलब x, y मतलब y। जहां पर E नॉट कांस्टेंट है वो E नॉट की वैल्यू दी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी वैल्यू दी है। जैसे ही मैं देखता हूं ये ऊपर, पता है मैं उठाता हूं वेक्टर फॉर्म, जैसे ही मैं ऊपर उठाता हूं मैं देखता हूं वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में कहानी क्या चल रही है। आगे बढ़ो। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण हमको क्या बताना है, फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। ये यूनिट सही है, पैरेलल टू द yz प्लेन। अब प्लेन दे दिया तो जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो yz के परपेंडिकुलर, मतलब जो एरिया है वो x में दिया होगा। एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, 0.2 है और yz के परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन वहां भी करते हैं, e वेक्टर भी दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन कंपेयर कर लो। मैग्नेटिज्म में याद है क्या क्या आए थे, वहां b वेक्टर आता है और क्या आता है, a वेक्टर। वहां b वेक्टर डॉट a वेक्टर करते हैं, यहाँ e वेक्टर डॉट a वेक्टर। मतलब सेम टू सेम क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करना है। इसके साथ रिवाइज भी कर लो। डॉट डॉट कैसे करते हैं, I का i के साथ 1 और j का i के साथ 0। देखो सारी यूनिट भी सही है, ये भी ऐसा ही में चल रहा है, ये भी ऐसे ही में चल रहा है, तो सारा आंसर भी किसमें आएगा, ऐसे ही में। साथ साथ पैरेलली हर क्वेश्चन में भले ही बोले नहीं बोले, यूनिट तो किया ही करो भाई। यूनिट एक ऐसी कॉमन गलती है जो आपके 10-20 नंबर तो कम करेगी, कम से कम कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में यूनिट पे फोकस नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यूनिट को रखा ही करो, भले आंसर आ जाए आपका सही, बट हर क्वेश्चन में यूनिट को पकड़ा करो भाई, ये किसमें दिया हुआ है, समझ रहे हो। हाँ आगे बढ़े। हाँ अभी देखो थोड़ा ही अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसको मैं टाइप में ले रहा हूँ, वैसे कोई न्यूमेरिकल टाइप या नहीं है ऐसा। एक छोटी सी बात अगर जानकारी में ऐड करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन, जैसे कंडक्शन इंडक्शन, तो इंडक्शन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसकी कहानी देखो कैसी है। क्वेश्चन पढ़िए। एज शोन इन अ फिगर, अ क्लोज्ड सरफेस इंटरसेक्ट अ स्फेरिकल कंडक्टर। देख रहे हैं, एक क्लोज सरफेस है, इंटरसेक्ट मतलब कुछ काट रही है, किसको, स्फेरिकल कंडक्टर को। ये दिख रहा है, कंडक्टर मतलब स्फीयर, मतलब मेटालिक स्फीयर है। इफ अ नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड एट पॉइंट p, दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज q कहां रख दिया, पॉइंट p पे रख दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। तो क्वेश्चन देखना बच्चों ऐसा है, यहाँ इस पॉइंट p पे माइनस q रख दिया और ये हमारा क्या स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है। मानते हैं क्या। सबसे पहले मैं कंडक्शन का इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, सुन लेना, वैसे स्कूल में भी लिखा होता है, नहीं जानते हो तो। इंडक्शन का मतलब होता है चार्जेस का इंड्यूस होना। अब सवाल इंड्यूस, तो चार्जेस का इंड्यूस होना मतलब होता है चार्जेस का पैदा होना। अब चार्जेस का पैदा होना कैसा है, ध्यान रखना, जब भी किसी भी चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास रखें, वैसे नॉर्मली अनचार्ज कहते हैं, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, ऐसी कोई बॉडी जिसमें पहले से कोई चार्ज नहीं था, बट उसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखते हैं, तो हमेशा इंडक्शन प्रिंसिपल से उल्टा चार्ज इंड्यूस होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लोग रखोगे तो इसका उल्टा नेगेटिव पैदा होगा, अगर नेगेटिव को रखोगे तो उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। बट इंडक्शन के लिए चिपकाना जरूरी नहीं, पास रखो कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जस्ट दूसरी बॉडी है तो उस पर भी चार्ज है। वही इंडक्शन, जैसे कि लोग बिगड़ जाते हैं, बिगड़ना भी इंडक्शन का प्रिंसिपल है कि बहुत बिगड़े बच्चे को बहुत सुनने के पास बैठा दो बस, और हल्का फुल्का इंटरेक्शन चलने दो, तो धीरे धीरे फिर ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका ज्ञान उसमें चले जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इस पे नेगेटिव चार्ज था भाई, सुनो, और इसको इसके पास में रख दिया, तो इंडक्शन के कारण, ध्यान सुना, इंडक्शन के कारण सबसे पहले स्टेप में चार्जेस का सेपरेशन होता है। वो ज्यादा एक ही क्वेश्चन दिया, उसमें ज्यादा बात करने का मतलब नहीं, बट सेपरेशन कैसे देखो। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के कौन से पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा,
कोई भी बॉडी न्यूट्रल है मतलब उसमें चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों का बराबर न्यूट्रल मतलब है। जब इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के पास में रखोगे तो इस स्फीयर के ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइज होना, पोलराइज होना मतलब अलग अलग है। तो पहले सब लड़का लड़कियां साथ में बैठे थे, अब एकदम से वो लड़के अलग लड़की अलग, तो पोलराइज हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए, नेगेटिव चार्ज अलग। और ये पोलराइज कब किया किसने, ये नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट। फिर उसने बोला गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस कहाँ बने देख रहे हो, ये सॉल्यूशन का डायग्राम, ये क्वेश्चन का डायग्राम नहीं, सॉल्यूशन का डायग्राम है। ये जो इमेजिनरी सरफेस ने बनाई ये बनाई यहाँ पे, क्या बोलते हैं बच्चों। और आप क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, as shown in a figure a closed surface intersect a spherical conductor। बनाइए what is the nature of electric flux coming out of the closed surface। मतलब ये इमेजिनरी क्या बोलते हो। तो इस इमेजिनरी सरफेस के भीतर चार्ज है क्या, सेपरेशन हो गया ना। तो इस इमेजिनरी सरफेस के भीतर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो जब मैं इससे फ्लक्स लिखूंगा तो वो इससे फ्लक्स क्या होगा, जो भी इस पे नेगेटिव इतने इससे पे आया होगा माइनस क्यू। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होता है, भीतर का चार्ज। और फ्लक्स नेगेटिव मतलब वो बनाया, फ्लक्स पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर कर देना। तो फ्लक्स पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, फ्लक्स नेगेटिव मतलब क्या हो गया, अंदर आएगा। इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ऐसा होगा। चलो मैंने नेचर पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलोगे, इज नेगेटिव, सो द फ्लक्स विल बी नेगेटिव। बट सुनो, अगर मैं बोलूं इस चार्ज को उठा के मैं कहीं दूर ले जाऊं तो सोचो, अगर इस चार्ज को उठा के मैं कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा तो क्या फिर इंडक्शन होगा क्या, तो फिर इस क्लोज सरफेस से कुछ फ्लक्स निकलेगा। आप नॉर्मल इसको रखे रहने दो और इस चार्ज को उठा के दोबारा छोड़ जाओ इधर, तब इसमें इंडक्शन थोड़ी ना होगा। तो अब जो इसके भीतर चार्ज है वो जीरो है, तो अब इससे फ्लक्स भी कितना होगा, ठीक है। देखिए छोटा सा एक ही क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन शायद कभी रहता है, कभी आपको वहां पे लिखना, तो ध्यान रखना कि चार्ज बॉडी को जब दूसरी बॉडी के पास में रखते हैं तो इंडक्शन के कारण चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं। अब ये अपन ने क्यूब वाले पढ़े थे, 16 वाले क्यूब, क्यूब बाय 6, क्यूब बाय 6। हाँ, इलस्ट्रेशन 17 को उठाओ जरा, इससे भी एक पॉइंट सीखा जा सकता है, इसमें भी इंडक्शन है। हाँ ठीक है, इससे भी सीख सकते हैं पॉइंट, देखना पढ़ो जरा। S1 and S2 are the two concentric shells। concentric मतलब जिनके सेंटर सेम हो, और शेल का मतलब तो हॉलो। तो दो हॉलो स्फीयर्स हैं S1 and S2 enclosing a charge Q and 2Q respectively as shown in the figure। इस लाइन को समझो, इस लाइन समझो। तो S1 और S2 दो स्फीयर हैं, एनक्लोजिंग भारी भारी शब्द, सिंपल सी बात है, दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q और 2Q। दिख रहा है फोटो, तो ये वाले स्फीयर पे चार्ज Q है और इस वाले पे 2Q। इसको 2Q ने भार बना, ज्यादा सही हुआ, तो फिर आपको ऐसा लगेगा 2Q किस पे है। ये वाले पे Q चार्ज है और इस पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव समझना है, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड थ्रू S2। शुरू कैसे करेंगे, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, होल्ड करो। जैसे ही देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो दिमाग में आना चाहिए ये cos थीटा या फिर क्या cos थीटा। क्या बोलते हो, चार्ज दिया हुआ तो यहाँ पर दोनों पे चार्जेस दिए हुए ना, मतलब यहाँ ये cos थीटा जबरदस्ती नहीं लगा,
तो चार्ज दिए होंगे तो फ्लक्स निकालेंगे किससे? क्या बोलते हो? तो जब इस S1 से फ्लक्स निकालूंगा तो इस S1 पे चार्ज कितना है? Q। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा, जब मैं इस पे फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स थ्रू S1, तो जब इस पे लिखूंगा तो इस पे चार्ज कितना है? इसके भीतर या इस पे? Q बाई एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? और जब मैं इस पे लिखूंगा तो 3 आएगा ना, क्योंकि पूरा टोटल है। जब इस सरफेस से, क्यों मुन्नी, ये तो गलती होती पहले। जब इस सरफेस से फ्लक्स लिखूंगा तो ऐसा हिंदी में बोला करो, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स उसके अंदर, अंदर वाले सारे, तो इसके अंदर ये भी तो आ गया, तो इस पे भी चार्ज Q और इस पे कितना है? 2Q। तो जब बाहर वाले से फ्लक्स लिखेंगे, देखो ऐसा फ्लक्स थ्रू F2, तो भीतर चार्ज है 3Q अपॉन कितना? S1। तो पहला आंसर किसका फ्लक्स पूछा है? S1 का S2 के साथ। एक और चीज सीखने को मिलेगी, इन दोनों को डिवाइड करो, ये बढ़िया आएगा। इसको डिवाइड करो इससे, तो वो कितना आएगा? देखो ये पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इतना ध्यान रखना है अंदर वाला चार्ज है। दूसरे वाले पॉइंट को ध्यान रखो, ये बहुत इग्नोरिंग पॉइंट हो सकता है, लोग इस पे कभी फोकस नहीं करते। पढ़ना पॉइंट, हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज? किससे बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से चेंज होगा? इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, ये बात करी थी अपन पहले। एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एयर के साथ कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आएगा। सो हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1? देखो बच्चों, S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड, किसके बीच? in the space within S1 in place of air। मतलब सोचो, मतलब S1 के अंदर इधर डाइलेक्ट्रिक को रखा, कहाँ रखा? स्पेस विदिन S1, S1 के अंदर इन प्लेस ऑफ एयर, मतलब यही फोटो को सब कुछ सेम रखा। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ S1 के अंदर यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक को फंसा दिया, इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन r, तो एयर था तो एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। तो अब बच्चों को इससे फ्लक्स मांग रहा है, S1 से मांग रहा है, तो मैंने क्या बोला, देखो लोग क्या करेंगे यार, ये सर फ्लक्स तो डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज तो वही है। हाँ, पॉइंट क्या है? गॉस थ्योरम में फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है? एक तो चार्ज पे, नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट को हम हमेशा इग्नोर करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि उसका काम दिखता भी कभी नहीं है, कभी कभी बार त्योहार में एक बार यूज होता है, तो वैसे आदत नहीं होती। बट जब जब आप लिखोगे ऐसा बोलना कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन। इट इज बेटर टू से ऐसा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। अब एयर होगी तो एप्सिलॉन नॉट कर दो, एयर के संग कोई और मीडियम होगा, तो जहां गॉस थ्योरम लिखी वहां पे उसको पढ़ते समय भी अपडेट करें कि गॉस थ्योरम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। तो जब अब बच्चों में S1 वाली सरफेस से फ्लक्स लिखूंगा, देखो S1 वाली से, तो आप क्या बोलोगे? अब इस सरफेस के भीतर एयर है क्या? नहीं, सरफेस के भीतर एयर नहीं ना, तो इसके भीतर तो क्या मीडियम, तो वहां लिखाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड, और अंदर चार्ज तो भी कितना है? Q, इससे लिख रहा हूं, तो वो जो फ्लक्स S1 से आएगा वो कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये, और ये फ्लक्स कितना पुराना था, जो नया फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स का। कॉपी में कहाँ लिखोगे? गॉस थ्योरम जहाँ लिखिए, फोर्स बताया, सब जगह कॉमन कॉन्सेप्ट है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहाँ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r लिख दो अगर मीडियम, सिंपल सी बात, कुछ याद नहीं करना है। फोर्स में भी क्या आता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r2, तो उसको एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन याद नहीं करना है। तो जहाँ गॉस थ्योरम लिखा है कॉपी में वहीं ऐसा मार्क कर दो। In general, Gauss theorem is written as this.
ये आपकी आदत में आ जाना चाहिए ऐसा बोलना। अब एयर होगी तो इसको बंद कर देना, चलेगा क्या? हाँ। अब 18 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखो। हाँ बोलो ना, करना चाहिए, ये सवाल करना और पूछना। ऑन तो है, अरे इसको तो 2-3 घंटे पहले ऑन किया जब चालू होता है। बंद कर दिया मैंने। अब होना कैसे कर सकता अरे ये ड्राई मोड पे था, चलो हो गया भाई, रह गया। अब ये भी इम्पोर्टेंट टिप है, सुनो मुन्नी और मुन्नाओ, ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप है। इसके लिए आपको पूर्व काल में सिखाई गई एक बात का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व काल में ये बात आपको बताई गई थी कि किसी कूप को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो टोटल जब किसी कूप को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो यूनिफॉर्म होने के कारण यहाँ भी फील्ड ई होती है और यहाँ भी ई होती है। तो इससे बाहर निकलता है ये cos 0 और इससे बाहर निकलता है ये बाहर निकलता अंदर जाता है। Due to this uniform nature, the total flux from the tube will be 0. जितनी अंदर घुसी उतनी बाहर निकली, but applicable for uniform. फिर खुदा ना खास्ता बट कभी थोड़ी बहुत वही आसी। तो उन परिस्थितियों में अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे दी जाए तो फिर वो फ्लक्स 0 नहीं होगा। मानते हो क्या? जो हम लोगों ने बोला था एलन के पॉइंट में 0 लिखा हुआ है। वो बड़ा गंदा चीज है, काश ये क्वेश्चन पूछ लें। केस कर दो उस पर। ये लिखा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी उसने कहा था टोटल फ्लक्स 0 हो सकता है, जो कि हम लोग इस बात को साबित करेंगे अभी। हालांकि साला एक ही है, एलन वालों को धन्यवाद देना, जिसका भी सिलेक्शन हो धन्यवाद पहले एलन वालों को देना चाहिए। पूरे भारत में सब लोग यही कोचिंग मॉडल यूज करते हैं, अच्छा मॉडल है। मेरे तो जितनी भी जगह है सब जगह वही चल रहा है भाई। कहीं भोपाल की भी मेरे दोस्त लोग का काम किए, एक दोस्त हमारे बड़ौदा में गए, बड़ौदा में एक सूरत में पढ़ाते हैं, बोले सर तो इट इज कॉमन। हाँ पर स्टाइल अलग है, अपन तो बोलना पुल्ला कर देना जहाँ हम तो यूज करते हैं, पर बड़ी कोचिंग वाले नहीं कर सकते, ब्रांड वाला वो लोग नहीं, वो लोग इसी को अपने नाम साथ मैंने बहुत सारे कोचिंग मॉडल चले, वो थोड़ा बीच में फंसाना ही पड़ता है कि कॉर्पोरेट इशू है, थोड़ा बीच में 2-3 पेज फंसा दिए, ऊपर नीचे किया और यही चल रहा है पूरा मॉड्यूल। एक तो बच्चा कोई लाया नहीं सर वो हमारी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर, मैंने कहा ये तो पूरा एलन का मॉड्यूल है, वहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो लगभग 90% 95% तो मुझे लगता है यही चलता है। हालांकि अच्छा मॉड्यूल भी है, आकाश वाले अपना ही वो अपना चलाते हैं, पर आकाश का मॉड्यूल मुझे लगता नहीं उतना अच्छा है जितना ये अच्छा। ये टू द नीट है, थोड़ा उसमें वो मसाला इंजीनियरिंग का मार देता है। नहीं बेकार है, अच्छा मॉडल अपनी कोचिंग अपनी कोचिंग का मॉडल वही है जो आसपास चल रहा है पूरा मार्केट में। वही आदमी इधर से उधर भी गया है, मोरे में भी गया है, वही आदमी इधर पीछे भी गया है, तो आसपास की एरिया वही चल रहा है सेक्टर से, नाम अलग है बाहर का। देखना इधर, अरे नीट वीट का मॉडल बनाना तो आसान काम नहीं। लोग क्या करते हैं जेई मेंस की बुक कॉपी कर देते हैं, उनको तो ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों डिफरेंट चीजें भाई। जेई का अप्रोच अलग है और इसका अप्रोच अलग है। यहाँ बहुत सारी बातें छोटी मोटी याद करने की भी हैं और वहाँ वो कहानी नहीं है, तो बच्चे वो सॉल्व करके बहुत मजा भी आता है
वो अपने फ्यूचर को बर्बाद करने के बराबर भी है। ये सब पॉइंट पता होना जरूरी है अपने को। इसको पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को ही भारी सकते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर आर दिस। आधे लोग यही भार हो जाते हैं ऐसा देखिए कुछ भारी शब्द है भाई, कंपोनेंट अपोनेंट है वाई जेड। कि ये वाई जेड वेक्टर को सबसे पहले से कंफर्टेबल हो। वेक्टर देना मतलब हमेशा काम को आसान करना होता है। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में भी नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है। तो ये दे दी उसने अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 और अल्फा के साथ साथ वैल्यू भी दे दी। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है भाई। उसने बोला हमने माना और एक्स में कितनी अल्फा की वैल्यू दो 5 दे दे एक्स टू द पावर 1/2 और रूट एक्स भी बोल सकते हैं कैसा चलो 5 रूट एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानते हो? आगे बढ़ो। कैलकुलेट द फ्लक्स पाई ई थ्रू द क्यूब। पहले पार्ट पढ़ा कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये चित्र में एक फोटो दिया हुआ है फ्लक्स और आपको इस क्यूब से आपको फ्लक्स बताना है। पहली नजर में हमारे दिमाग में क्या सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मतलब ऐसा एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में तो नहीं जेड में भी मतलब ऐसी है। तो पहली नजर में हमारे दिमाग में ये आ सकता है, क्या सकता है, क्या सकता है सब जीरो होगा। ऐसा सकता है कि ये तो पता है ना बाहर निकले अंदर गई जीरो आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई सुनो वो 5 रूट एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंडेंट है? वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट है मतलब एक्स की हर अलग अलग वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कंपैरिजन करो। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी होती तो 5 आई का भी ऐसे सिर्फ 5 दिया होता मतलब पहले ये फर्क सबको पता होना चाहिए तो आगे बढ़ पाओगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट है मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब इस क्यूब के फोटो पे आओ जरा। इस क्यूब के फोटो को देखो, ये क्यूब किस तरह से रखा है, इसका ओरिएंटेशन में देखो। इस क्यूब का ये वाला फेस कितनी दूरी पे देख रहे हो जो शेडेड है के वैसे कुछ माइनस करना पड़ेगा ये नहीं ए है ऐसा हुआ ना। ये फेस जो ये ए दूरी पे है और ये वाला फेस ये देखो ये ए है और ये भी क्या है ए है। ये माइनस मत कर दो ऐसा, ये मतलब ये वाला फेस x इज इक्वल टू 2a पे है और ये फेस x इज इक्वल टू a पे है। मानते हो बहुत जल्दी समझ जाओगे अच्छे से। मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों फेस पे अलग अलग होगी। तो अब बना भले दो उसको ऐसे बना भले तो ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 रूट x। क्यों बच्चों? तो इस फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन होगी। क्या बोलते हो? इसको कितना लिखोगे 5 रूट x। इस फेस पे x कितना है a। विचार करो। और इस फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग होगी सब विचार समझे। और क्या भाई ये 5 रूट x और इस वाले फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है 2a तो यहाँ होगी 5 रूट 2a। देख लो क्या दोनों फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है? नहीं। विचार कर लो। उसी को हमने कहा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। आप बोलोगे सर आपने तो पहले बनाने को मत जाओ। अगर यूनिफॉर्म होती तो जितनी यहाँ पढ़ती तो उतनी यहाँ पढ़ती। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बराबर, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। बस क्यूब के 4 फेस से तो वैसे भी 0 होगा। क्यों इससे 0 क्यों हो गया? एंगल 90 है, इससे भी 0। इससे एंगल कितना होगा 0 डिग्री से 0। इससे एंगल कितना होगा 0 डिग्री और इससे कितना होगा ओवर 80 डिग्री। तो जब इस फेस से फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान से देखना ध्यान से, फ्लक्स फ्रॉम द फेस टू, इसको 2 नाम दे दो 2 और 1 तो 5 2। ध्यान से अब देखो यहाँ फ्लक्स निकालने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ यूज कर ले कॉस थ्योरम नहीं ये ऐसा समझ में आता है। e दिया हो तो ये cos थीटा, q दिया हो तो cos थीटा। अब चूंकि यहाँ e दिया, ध्यान से देखना ध्यान से। तो जब इस फेस से फ्लक्स लिखूंगा तो 5 फ्लक्स आएगा e को लिखोगे e2 एरिया आएगा a, एंगल आएगा cos और e2 अलग होगा। e2 कितना होगा बच्चों 5 रूट में ये इनटू क्यूब का एरिया साइड स्क्वायर cos 0 प्लस देख लो जो 5 2 आएगा वो कितना आएगा 5 रूट 2 इनटू a की पावर a स्क्वायर इनटू रूट है। मैं उंगली को ऐसे
क्या बोलते हो? जब इससे फ्लक्स निकालेंगे ये वाले फेस से y1 तो लिखाएगा भाई ये cos डायरेक्ट है तो ये cos थीटा e कितना होगा e एरिया कितना है a स्क्वायर एंगल कितना है cos 180 ये आएगा माइनस 5 रूट a इधर है और a इधर है cos 180 कितना आ जाएगा 5 रूट a मानते हो क्या? हाँ सर cos 180 को माइनस 1 करते हैं मैं देख लो क्यों भाई साहिल नहीं हो तो टेंशन दोनों तो दोनों फेसेस से फ्लक्स जो है वो जीरो इक्वल नहीं होगा। आप देख लो किस फेस से फ्लक्स कम है किससे नहीं 5 से हाँ मैग्नीट्यूड में कम किसमें देखो तो जो नेगेटिव फ्लक्स से घुसने वाला वो कम है और जो पॉजिटिव फ्लक्स से निकलने वाला वो क्या है ओवरऑल पॉजिटिव। अब अगर यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जीरो सेम आ जाता यहाँ पे प्लस ये cos 0 आता है यहाँ माइनस बस वो ये खेल बदल देगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा भाई नेट ज्यादा बाहर निकला तो पॉजिटिव फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स माइनस घुसा कम इनवर्ड तो इन दोनों फ्लक्स को माइनस कर दो तो इसको माइनस कर कितना आएगा वैसे अबे तो माइनस करके और नेगेटिव साइन लेके माइनस किया जोड़ मत दियो बेटा एक बाहर निकला है और एक √2 है अंदर घुसा है तो अंदर गया कम बाहर निकला ज्यादा को माइनस कर दो ना भाई तो कितना आएगा इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.41 5 √2 माइनस 1 आ जाएगा समझ रहे हाँ हो? √2 - 1 ही आएगा सर। सुनो इन दोनों में से a स्क्वायर बाहर ले लो √2 बाहर आ जाएगा बाहर ले लो तो √2 माइनस 1 -1 इनटू क्या बोलते हो एक ही टर्म्स में आंसर क्वेश्चन ये दिया हुआ है assume a is equal to 1 बड़ी मेहनत करवानी वो 1 की पार्ट हो जाएगी ये दिया हुआ है assume a is equal to 1 तो ये गया 0.41 ये गया तो नेट फ्लक्स कितना होगा मुन्नी 5 into √2 माइनस 1 कितना है 1.4 माइनस 1 0.41 2 नेट फ्लक्स सर लेकिन ऊपर तो अल्फा की वैल्यू बेटा ये मान लो बी वैल्यू ये अल्फा की वैल्यू एक ही वैल्यू बस सेकंड वाला पार्ट पढ़ो कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। अच्छा अगर मुझे फ्लक्स मिल गया तो इसको क्या लिख सकता हूं अब चार्ज दिख नहीं रहा हो दिखेगा नहीं पढ़िए तो अगर फ्लक्स मिल गया हमको 2 तो इसको क्या लिख देंगे q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों क्योंकि अंदर क्या है एयर है जो q इनसाइड होगा 9 नहीं बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.84 into 10 to the power ये मोटा 17 होता है मोटा 17 into 10 to the power -12 या 10 to the power -11 देख लो इसमें सब लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यही है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्या कर सकते हैं सुनो थोड़ा बहुत ये चेंज कर अल्फा की जगह ऐसा बोल देंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2x स्क्वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय x 2x जो भी देंगे कांसेप्ट सेम रहेगा बस दोनों फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो नहीं। इत्मीनान से अच्छे से इसको सॉल्व करना और फिर कॉपी पे टाइप बना के लिखना इसको ठीक है खींच लिया फोटो चलिए अच्छा से करना इसको ठीक है। हाँ ये वाला तो अपन किया था हाँ। अब बीबी में है बीबी में एक काम करो तुम लोग एक चीज लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बता दिया 5 बता दिया
लिखना क्या, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये कहाँ गई? इनको देख ले लो, समय निकल जाए, टाइम पास करो तुम लोग। हो गया सर? नहीं, समय बहुत है घर में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, बस लिखोगे तो हटा दो। नहीं या तो लिख लो या समझ लो, दोनों में से क्या करना है? समझ शाम को साथ साथ मत लिखना बेटा। चलो ठीक है, सेल्फ पढ़ लेना, उसे याद करने की। नहीं और टेंशन लेना चाहिए पहले, तुम लोग छापोगे तो नहीं करोगे। नहीं हम बुक कर बंद कर देते आपके सामने। देखो इधर, बस छापा करो ना, पहले समझ लिया करो। देखो इधर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है सबसे पहले, समझ बैठी की? हाँ मेरे साथ बैठी। देखो इधर, देखो बेटा, देखो इधर बेटा, सी हियर, देखो चैप्टर के शुरुआत में हमने कहा था जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास फील्ड होगी। जहाँ फील्ड निकालनी वहाँ एक टेस्ट चार्ज रखोगे, क्यों नॉट? ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को बाहर फेंकेगा, मतलब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलती है? वो कैसे भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये नेगेटिवली चार्ज शीट कर दिया, तो सारी इसको फीड करना बहुत जरूरी। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताती है कि टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व्स। स्मूथ कर्व्स, छू के स्मूथ लगना चाहिए। ऐसा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चित्र में छू सकते हैं क्या? कहीं चार्ज होगा उसके आसपास छू के देखोगे, वो वाली स्मूथ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये क्वेश्चन में आता है, स्मूथ कर्व का मतलब क्या है? चेतन भाई बताएंगे, चेतन भाई बोलो। ये मतलब सुनो भाई बता रहा हूँ, सुनो, वो वाला स्मूथ नहीं है ये। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड स्मूथ। इमेजिनरी मतलब सही, इमेजिनरी मतलब दिखती नहीं है भाई। कोई चार्ज बॉडी के आसपास कोई देखने लग जाए चश्मा लगा लगा कि कहाँ है फील्ड लाइन, कहाँ है, नहीं होगी। तुम दूसरे चार्ज को रख दो, पता चल जाएगा है, मतलब दे आर इमेजिनरी, इनविजिबल। और स्मूथ का मतलब यहाँ जो है वो है टूटेगी। हाँ ये कुछ बात अच्छी बात। ऐसा देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो ऐसे भी निकलेगी चेतन भाई, ये टुकड़ों में, थोड़ी जगह बनती है आपने। इतना ऐसा संभव नहीं है। जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछते हैं फोटो के, वो 4 फोटो दे देंगे, वो फोटो से आपको प्रॉपर्टी पहचानना है। तो बहुत सारी लाइन दे देंगे, उसमें से एक आध लाइन ऐसी टूटी निकलेगी, टूटी फूटी, और अंदर जाएगी, नेगेटिव होगा तो अंदर जाएगी टूटी फूटी, गई थोड़ी टूटी ऐसे अंदर चली गई। सो दीज आर नॉट स्मूथ कर्व। स्मूथ मतलब कंटीन्यूअस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनविजिबल है, इमेजिनरी, एंड दे विल बी ऑलवेज कंटीन्यूअस। इधर बाहर निकलेगी या क्या होगी, अंदर निकलेगी, अंदर घुसेगी। क्या दिक्कत है बेटा? हाँ, पहला पॉइंट ये होता है, इमेजिनरी एंड स्मूथ। दूसरा पॉइंट, नेवर क्रॉस ईच अदर। इंपॉर्टेंट है, कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। स्कूल में पढ़ते थे वैसे, बोर्ड में पूछते हैं, मतलब ऐसा सुनो, ऐसा ये बाहर निकली, पॉजिटिव्स निकली, सुनो यहीं से बाहर निकल के डिजाइन रंगोली बना दो, ये ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते, सुनो, तो ऐसा करते तो इस पॉइंट पर क्या हो गई, अगर सुनो ध्यान से, ये पॉइंट में रीजन पूछ सकते हैं किसमें, असर्शन रीजन कि पहला स्टेट असर्शन बन दे दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही बात है, आपने कहा से तो प्रॉपर्टी होती है। अब इसका नीचे रीजन पूछ लेंगे। तो रीजन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताती है कि टेस्ट चार्ज किधर जाएगा। बनेगी कैसे? पॉजिटिव चार्ज के पास टेस्ट चार्ज होगा तो वही तो बताओगे कि पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव से पास जाएगा। तो अगर वो इंटरसेक्ट करती, भाई ध्यान सुनना, तो
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां दो दो टेंजेंट्स, दो दो डायरेक्शन बन जाएगी। एक डायरेक्शन ये बन गई और एक डायरेक्शन क्या हो गई, ये बन गई। तो इसका रीजन ये रहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती भाई, तो चूंकि उस पॉइंट पर दो दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, मतलब टेस्ट चार्ज के पास वहां दो दो डायरेक्शन होती है। टेस्ट चार्ज कहाँ जाता है, तो या तो टेस्ट चार्ज इधर जाता या फिर क्या होता इधर जाता, और एक ही साथ एक ही समय पर दो जगह डायरेक्शंस या दो जगह जाना संभव नहीं, तो एक ही साथ दोनों काम नहीं कर सकते, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करी। ऐसी ऐसी होगी, ऐसी ऐसी, इसको प्यार से बाहर निकालो, इसको प्यार से बाहर निकालो। अब सीधी विधि जरूरी नहीं, इसको प्यार से बाहर निकालो। तो आप कहोगे यहाँ टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, तो बोलेगा इधर जाऊंगा, वो बोलेगा यहाँ किधर जाएगा बेटा, इधर जाऊंगा, और ऐसा कर दूंगा तो यहाँ बोला किधर जाऊंगा, तो इधर जाऊं, इधर जाऊं, तो नहीं। So they will never intersect because there will be no two directions possible at a given point. तो उसको भारी शब्दों में थोड़ा टेंजेंट बोलते हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट करते तो वहां पर दो टेंजेंट बनती, दो डायरेक्शन आती, which is not possible. So these are the property। पहले चेतन भाई की तरफ से स्मूथ कर्व मिलेगा, दूसरा नेवर क्रॉस ईच अदर, तीसरा कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप मतलब क्या होता है, देखो लिखते साथ साथ ही जितना लिख रहे भगाओ सर, आपने लिख रहे थे ये क्या कर दूसरों को भगाओ इसको रिकॉर्डिंग और मैं बहुत सारे लोग हैं सर, कम से कम 6 लोगों ने मैसेज किया था दीदी को सब हाँ, तो धीरे धीरे तुम लोग सब दिवाली में दो दिन पहले निकलोगे तो कल परसों से निकालना चालू हो जाएगा। परसों गायब होगे ना? हाँ, परसों मैं कब निकाल क्लास करके भागेंगे सर। परसों ऑनलाइन क्लास नहीं होगी भाई सर, तो क्लास करके भागेंगे हम। देखो क्लोज लूप में सुनो, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाएंगे। सुनो क्लोज लूप मतलब क्या होता है, यहाँ सुनना। तो यहाँ क्लोज लूप का मतलब सुनो क्या, पॉजिटिव से निकल के कभी फील्ड लाइन पॉजिटिव में नहीं आएगी। मतलब सुनो, एक फील्ड लाइन ने ऐसी बना दी, इधर वाले घर से निकले, इधर वाले घर में घुस गए, इस दरवाजे से निकले और इस दरवाजे से घुस गए। देखो रीजन समझो क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली टेस्ट चार्ज का रास्ता बताती है। इलेक्ट्रिक में जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड, जहाँ फील्ड है वहाँ टेस्ट चार्ज रखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बताती है कि टेस्ट चार्ज किधर जा रहा है। तो आप सोचो यहाँ से आता तो सही था, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो भाई ये सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इनकी कुछ ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि ये पूरा पूरा याद करने का बायोलॉजी नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि ये बता था कि यहाँ से दूर जाएगा, यहाँ तक डाइजेस्टेबल है, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वापस इसमें घुसती, इसका मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज को रख दोगे तो अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज को रख दोगे तो इसका मतलब तो ये कि टेस्ट चार्ज कहाँ घुस जाएगा। तो ये तो दुनिया का महापाप में से बड़ा झुकाव जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को आजकल हो जाता है कभी थोड़ा, बट वो एक्सेप्शन है। तो पॉजिटिव वाला कभी पॉजिटिव वाले में नहीं घुस सकता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर टर्मिनेट, टर्मिनेट वाली शब्द है, टर्मिनेट एट द सेम चार्ज। जहां से चालू हुई है वहीं पे कभी खत्म नहीं हो सकती। इसको क्लोज बोलते हैं। ऐसा ऐसा खेल लो, मस्त घूमो, पिकनिक भी बनाओ, घर चले जाओ, इधर पिकनिक बनाओ, किसी करो कुछ जाओ, जहां से निकलो बेटा वापस आने से, ठीक है। और जाओगे बीच में तोड़ना भी नहीं, ऐसा भी नहीं तो चेतन भाई बुरा बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तीन हो गई। स्मूथ नहीं चलेगी, स्मूथ चलेगी। क्रॉस मत कराओ, क्लोज लूप मत बनाओ, जहां चालू वहीं खत्म मत करो। चौथा, the number of lines originating from or terminating on a charge is proportional to the magnitude। ये भी काम आता है, हिंदी में कर लो। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, चाहे बाहर निकल रही हो चाहे अंदर आ रही हो, वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में दर्शाएगी। ऑब्वियसली जो चार्ज भारी होगा, भारी बुलडोजर बड़ा चार्ज, तो बड़ा चार्ज अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, ऐसे ऐसे पहुंच पाएगी। लाइन निकल रही है, पॉजिटिव सारी बाहर निकल रही है, गिन लो फ्री हो तो गिनना है, तेज से निकल रही है और
दूसरा चार्ज ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा छोटू बच्चा ये 13 है। 11 काम आई वही सुना ऐसे दिस। सो इस चार्ज से सिर्फ 4 लाइन निकल गई, इससे बहुत ज्यादा निकल गई। इसका मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मतलब अगर ये +2 माइक्रोकूलम का है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ये प्लस ज्यादा ऐसा। और दोनों से लाइंस बाहर निकल रही, मतलब दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो फोटो ये देखो ऐसा ऐसा फोटो दे देते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोटो देख रहे हो एरो के साथ। सारी ये मैंने जो 4 प्रॉपर्टी बताई अभी तक, देखो ये क्या इनमें से कोई चारों प्रॉपर्टी को वायलेट तो नहीं कर रहा है। पहचान लो बेटा अच्छे से शायद देख लो। सारे कर्व कंटिन्यूअस है। अब तुम बोलो सर यहाँ के टूट गया कर्व, जो दिख रहा है उस पर ही टूटना चाहिए। कहाँ तक जाएगा वो ऐसी कहानी नहीं है। देख लो सारे कर्व कंटिन्यूअस है। चेतन भाई भी घुसे, किसी ने एक दूसरे को उंगली निकाली, क्रॉस नहीं किया, क्रॉस ठीक है। किसी ने क्लोज लूप नहीं बनाया, देख लो कोई भी लाइन नहीं। पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं घुसे, नेगेटिव में घुस सकता है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में घुस सकता है, चलेगा। और चौथा वाला नंबर ऑफ लाइंस। अब यहाँ पढ़ो, मैं आपको कहूंगा ए और बी में से कौन से चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। एक ही नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है। और इसमें हमको मैच चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 14 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकल रही ऐसे। क्या बोलते हो भाई? तो ये पॉजिटिव बाहर निकलेगी ना, तो 14 बाहर किया और घुसी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और घुसी सिर्फ कितनी, 12 घुसी। तो इसमें 12 घुसी, मतलब ये नेगेटिव है, घुसी इससे बाहर निकली मतलब पॉजिटिव है, बट इससे 14 बाहर निकली मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा। तो ऐसा बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैथ्स लेंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ए अगर +5 माइक्रोकूलम तो बी छोटा होगा, यानी 4 माइक्रोकूलम हो सकता है। देख लो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर मतलब मेटल पढ़ लो, सरफेस ऑफ कंडक्टर मतलब मेटल की सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी भाई, और मेटल की सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर ही घुसेगी। मेटल के भीतर चार्ज, मेटल के भीतर चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। मेटल के अंदर तो चार्ज कभी नहीं हो सकता। मतलब मेटल के भीतर जहाँ चार्ज ही नहीं है वहाँ फील्ड भी नहीं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। समझ रहे हो? एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ऐसा भी एक ऐड कर देना, एडिशन। along with that the addition is, वैसे लिखा था पहले, the electric field lines inside the conductor will be 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा मेटल से परपेंडिकुलर ही निकलती, परपेंडिकुलर ही घुसती। देखो ऐसा भाई, मान लो ऐसा करके ऐसा, मान लो कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। इस पे चार्ज रख दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज रख दिया इस पे, और इस पे नेगेटिव रख दो। जो आपको वैल्यू जो अच्छी लगती हो, जो नंबर पसंद हो ले लेना। ऐसा लगता है एक पॉजिटिव, एक पे क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, आपने कहा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलेगी, नेगेटिव घुसेगी, यहाँ भी इसी हुआ था, बट ये दोनों पॉइंट चार्ज थे। अब मैंने थोड़े बड़े स्फीयर्स ले लिए, तो अभी प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कैसे करें? ये वाली प्रॉपर्टी वैसे डिपेंड करेगी क्वेश्चन के डायग्राम। परपेंडिकुलर मतलब डी निकाल के गिनने मत लग जाना, डी रख के एग्जाम हॉल में डी समझते हो ना, वो मत गिनने लग जाना सर ये वाली 60 पे निकली, ऐसा नहीं, वो फीलिंग समझ में आनी चाहिए। तो अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है, भाई लोगों सुनो, अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है तो इस मेटेलिक कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी। अब परपेंडिकुलर निकलना मतलब क्या होता है? सुनो, स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है
कि स्फीयर पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास होता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं स्फीयर से दो लाइन निकालूं वो थोड़ा मतलब फीलिंग के संग बनेगी कहानी। तो मैंने एक लाइन ऐसे निकाली, सही हुई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में घुसी, और एक लाइन ना ऐसी हो गई। सही तो है, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव कुछ नहीं, ये सब प्रॉपर्टी सही है, क्रॉस क्रॉस भी नहीं, सब कुछ सही है। बट यहाँ थोड़ा सा एक भावनाओं में जाना पड़ेगा, भावनाओं के साथ एंगल देखना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लो बाहर निकली, इसको पीछे खींचोगे तो ये कहां से पास होगी, मतलब ये परपेंडिकुलर निकली, और ये निकल के इधर से निकल के उधर से निकल के इसमें घुसी, तो इसको भी आगे बढ़ाओगे तो ये कहां जा रही है, सेंटर से, मतलब परपेंडिकुलर निकली और परपेंडिकुलर घुसी। बट ये भी तो ऐसे ही हुआ, वो सेंस देखना पड़ेगा। सेंस देख रहे हो, ये भी निकली कहां से, पॉजिटिव से, बट क्या ये परपेंडिकुलर निकली क्या? इसको पीछे बढ़ाओ तो सेंटर पे कहां जा रही है, मतलब ये जो है देखो बच्चों, ये एंगल पे निकली और यहां से निकल के देखो यहां गई, तो घुसी भी कहां है, सेंटर पे नहीं जा रहा, मतलब घुसी भी कितने। ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, परपेंडिकुलर मतलब कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज से परपेंडिकुलर ही निकलेगी और परपेंडिकुलर ही घुसेगी, एंगल पे नहीं। हम फिर कह रहा हूं एंगल हम वैल्यू से नहीं बनाते, वो क्वेश्चन के सेंस से समझ में आता है। जब हमारे पास फोटो होंगे तो हम उस सेंस को समझ पाएंगे। बट ये प्रॉपर्टी मिस हो जाती है। इसी पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, पता है, एक स्फीयर है, वो बोलेंगे ये है मेटालिक स्फीयर और इसे रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेटालिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखो जरा, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमारी इधर है, देख लो इसको। अब वो बोलेंगे व्हाट विल बी द करेक्ट फोटो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखेगी उसका करेक्ट फोटो, करेक्ट पिक्चर क्या होगा, कैसा होगा, हमको बताना है। तो वो ऑप्शन से बता सकते हैं, फिर से कह रहा हूं, वो ऑप्शन से ही समझ में आएगा कैसी कहानी बन रही है। बट फिर भी एक सेंस अगर मैं तुमको देना चाहूं, क्या ऐसे घुस सकती है क्या, ऐसी घुसती तो क्या दिक्कत थी, स्फीयर पे परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगा। तो ये जो घुसी है देखो, ये सेंटर तो ये है ना, तो ये जो घुसी है ये परपेंडिकुलर कहां घुसी है, ये तो एंगल पे घुसी, ये जो घुसी ये भी परपेंडिकुलर ही दिख रही, ये भी सेंटर से पास नहीं हो रही, मतलब ये भी किस पे घुसी है, एंगल पे घुसी। मतलब ऐसा कुछ फोटो होगा तो गलत होगा, ऐसा भी फोटो होगा। अब एक टेंटेटिव कैसा बन सकता है, टेंटेटिव वो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। वो ऐसा होगा, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घुसाओगे ना वैसे, तो मान लो चलो ये तो सेंटर है, कैसे सेंटर मान लो टी क्या मतलब, स्फीयर की प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेंटर जानी चाहिए, तो वो ऐसी जगह थोड़ी ऐसी बैंड हो जाएगी। क्यों ऐसी बैंड क्यों है, सब देखो, अब देखो ये आई ना, तो घुसी भी कैसी, परपेंडिकुलर, देखो सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है और ये भी सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर घुसी और निकलेगी कैसे, चलो ऐसा निकाल दो क्या, ऐसे और ऐसे निकलता है पूरा। ये सेंटर यहाँ पे कहीं तो होगा, ये सही है, सही कि नहीं है, नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये वाली नहीं है, ये सही है क्या, देखो परपेंडिकुलर निकल रही है, क्यों चलन भाई, पीछे जाके ये भी निकली परपेंडिकुलर, ये भी पीछे परपेंडिकुलर निकली और ये भी पीछे जाके देखो जरा परपेंडिकुलर निकली, सही तो है, हैं? तो नहीं भाई निकल रही है, कोसी अंदर और बाहर निकल गई, ऐसे, तो ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है, बोलो क्या है, सही नहीं लगा, मतलब फोटो जब जम नहीं रहा, अच्छा नहीं लगा,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ के आसपास वो कैसे लग रही है? इंटरसेक्ट कहाँ हुआ? बोलो सर। जारी सेंटर सारे लाइन सेंटर से पास करो और अंदर जीरो अंदर तो जीरो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसे क्रॉस करेगा ही नहीं। पॉइंट ये है। हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज कोई भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी भाई। तो अगर घुसेगी तो परपेंडिकुलर घुसी और निकलेगी तो परपेंडिकुलर क्या होगी, निकल जाएगी। बट ये परपेंडिकुलर सारी हैं, बट अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो उसका फोटो जो बनता है वो कहाँ गया? दिया गया कहीं भी नहीं दिया होगा। नहीं गया। बढ़िया रहेगा। उसमें होगा यार, वो एमडीसी में कहीं नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। फोटो से बात करेंगे, बाकी वैसा वो सही है। देखो मेरे हाथ में हाँ हनी प्रॉपर्टी यही क्या है ना। बाकी जो फोटो दिए होंगे उस फोटो से और चर्चा करेंगे। ये छठी प्रॉपर्टी भाई देख लो, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये भी एक बात है, ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में वो पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू ये बात है ऐसा, इसको पढ़ लो। क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड while distant point represent weak field। ये पॉइंट कहाँ बताया था? ऐसा ऐसा याद है? ये फील्ड कैसे यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वहाँ ज्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है, और ये वाली इक्वली क्राउडेड, so the value सेम। ये प्रॉपर्टी वो मैंने ये 8वीं वाली में बता दी, देख लो। टेंजेंट टू अ फील्ड पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ये सारी प्रॉपर्टी एक बार आप लोग पढ़ लो। आए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मार्क्स जोड़ दो भाई। हाँ ये बात कितने टैलेंटेड हो मेरे को कुछ मारा दो मेरे को वो भाई तुम्हारा व्हाट्सएप खोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का देखता नहीं, मैं तो शेयर कर रहा हूँ, मुझे क्यों देखूं? इसने अच्छा वाला कलरफुल डाल एक बार देखो कलरफुल। चलो हम बात करते हैं ना, सुनो सारी प्रॉपर्टी पढ़ लो एक बार मन ही मन पढ़ लो। ओ बेटा मन ही मन आप लोग चिंतन करें, स्मरण करें, याद करें।
से जा चुकी है। अब तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ये जो फोटो इसमें जो लाइन स्फीयर को टच नहीं कर रही है वो भी थोड़ी सी बेंड, जो ऊपर से जा रही है स्फीयर वो भी थोड़ी सी स्फीयर की तरफ बेंड नहीं हो रही। सबको पसंद नहीं आ सबके पास आने भाई चार्ज है ना, तो चार्ज के पास थोड़ी कोशिश तो करेगी अपनी तरफ से, या तो वैसे कोशिश कर रही है बस थोड़ा तो मुड़ने की, बट जा नहीं पाएगी मेरे से। तो हमको उससे मतलब नहीं जो उसको छूके नहीं गई, जो उसको छूके गई है वो अंदर घुसेगी परपेंडिकुलर, वो एंगल की फीलिंग देख रहे हो, घुसेगी परपेंडिकुलर निकलेगी परपेंडिकुलर और अंदर कुछ नहीं होगा। तो अगर उसमें से एक भी लाइन अंदर हो जाती तो वो गलत हो जाता कि वो फिर E = 0 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना, सारी प्रॉपर्टियों को पढ़ना भाई। तो हॉरर छोड़ेगा तो अच्छा आपको ना, मैं ना इनको ना एक बार आध्यात्मिक तो मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, मुझे पता है चीजें। जो डर होता है वो हमारे, मैंने बोला ना, नाभि के पीछे बैठता है। जो भय होता है ना, भय जो होता है वो ये नाभि, ये और सेंटर आर्ट्स जो ये स्टर्नम बोन होता है, स्टर्नम और नाभि के बीच एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपके सारे फियर्स बैठते हैं। और ये फियर्स मैं उस बहुत मतलब मैं तो उसको प्रैक्टिकल कर देता हूँ, नहीं ज्यादा नहीं। अभी जैसे मैंने देखा कि मुझे बचपन में डरा दिया गया था 2 चीजों से, मतलब मैं डरता था, ऐसे डरा दिया गया। मुझे एक तो सबको डर लगता है, मुझे एकदम सडन आहट से बचपन में बहुत डर लगता था। एकदम से वो सब शांत चल रहा है, अभी बातें करो कोई दिक्कत नहीं, बट बिल्कुल शाम हो गई, अंधेरा हो गई और एकदम से वो गिर गया, एकदम से वो क्या बोलते हैं बर्तन गिर गया, तो वो एक वो रहता है। फिर एक मुझे एकदम से कहीं अंधेरा हो जाता था पहले बचपन में, एकदम से अंधेरा हो गया, बुक लाइट चली गई या कुछ एकदम अंधेरे में कोई एकदम से रिफ्लेक्शन दिख गया तो एकदम से मैंने देखा वो जो बचपन में हम सीखते ना वो अभी तक आपके नाभि में वो बैठा है, वो वहां हिट होता है। अब तुम लोग तो चूंकि मेडिटेशन नहीं करते, आप लोग का मन कभी शांत रहता ही नहीं है, तो आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, दिमाग दिन भर चल रहा है। बट मैं करता, मेरा दिमाग बहुत टाइम तक शांत रहता है। जैसे मेडिटेशन करा, अभी पारुल नहीं घर में, तो एक अब मैं यूं नहीं डरता कि यार कोई अंधेरा है तो वो कहीं भी चलेगा, बट वो एक मेरी नाभि में डर है बहुत बारीक सा पुराना। मैं देखा जब मेडिटेशन करा बिल्कुल शांत हो गया, 1 घंटे बिल्कुल शांत मामला चल रहा है। बट फिर मैंने देखा कि बीच में ऐसा कुछ इंस्टेंस आया, एकदम से आवाज हुई, जैसे एकदम से कल में बैठा शाम को एकदम से इंसिडेंट आया, तो एकदम से कोई कहीं पे जो बहुत डीप साइलेंस हो गया, तो एकदम से तो मैंने देखा मुझे यहाँ हिट हुआ, यही हिट हुआ एकदम से। फिर मुझे ये भी डर है बहुत पहले का बचपन का कि जब मैं शायद बहुत अकेला होऊंगा और खड़े रहूंगा तो कोई पीछे से आके मुझे यूं कर देगा, जो भूत की मूवी में दिखाते हैं। अब बचपन में बहुत देखा ना हॉरर, तो वो भय बैठ गया। अब वो भय इतना ज्यादा नहीं कि मुझे डरा ले कि मैं डर जाऊं या ऐसा नहीं, पर वो सबकॉन्शियस है। जैसे कल मैं ध्यान करने बैठा था तो मैं ऐसी जगह पे था पीछे में ग्रुप अंधेरा था, तो ध्यान के दौरान सब कुछ सही था, बट एक मुझे हल्की सी एक आहट, एक क्षण भर के लिए मुझे एकदम से लगा कोई पीछे मुझे आवाज देखा कैसे कोई नहीं था। फिर मैं एनालिसिस किया, साले ये मेरे बहुत पुराने भाई, बहुत सूक्ष्म। और जब भी आपको डर लगता है, आप देखना कभी डर लगे तो यहाँ दर्द नहीं होगा, यहाँ पे जैसे डर लगेगा एकदम से यहाँ बुद्धि होगा, वो डर पीछे बैठा है आपके नाभि के पीछे, उसको निकाला जा सकता है। वो गहरा साइंस है, बहुत जरूरत अब कैसा निकालेंगे बताऊंगा अगले साल। नीट वाले दिन भी नाभि पे गुदगुदी होती है। ये नीट में समझ, जब भी आप डरोगे ना आपके स्टर्नम बोन, जो स्टर्नम बोन से काम ही होता है, ये वाइब्रेट करती है, स्टर्नम बोन वाइब्रेट करती है यहाँ पे बहुत जोर से। जितना वो जोर से बॉडी वाइब्रेट करेगी उतनी आपकी बॉडी एंटीबॉडी ज्यादा बनाएगी, WBC काउंट आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए लोगों को जब बहुत एक्सट्रीम डर होता है तो जो पैनिक अटैक्स और एकदम से जो बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे स्टर्नम बहुत तेज वाइब्रेट करती है, हमारी बॉडी को सिग्नल देती है कि डर है, डर है, डर है, डर है, मतलब कुछ बाहर से आया है।
तो वो उसको वाइब्रेट, जैसे ही बाहर से एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन जो आपके रहते हैं, तो ये अपनी बॉडी बनाएंगे। तो उस केस में ऐसा हमेशा होता है, जैसे कोई आपको रिलैक्स, तो रिलैक्स भी इसलिए हमेशा ऐसे करते थे, किसी को आप करके रिलैक्स करते हो ना, तो ऐसे पीठ पे ऐसा करते हैं। हाँ बच्चों तो उसका ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा नहीं, जब आप ऐसा करोगे तो वो जो वाइब्रेशन है स्टर्नम का, उसको आप थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दो, ताकि उसका भय ज्ञान की बातें करते हो, हमको देख के मुझे लगता है, हालांकि ध्यान वाला आदमी लगता नहीं है। हाँ सच में नहीं लगता। देखो जो शांत आदमी रहता है ना, वो बाहर से अशांत हो सकता है। बहुत से लोग बाहर से शांत दिखते हैं, पर वो अंदर से बहुत गहरे अशांत है भाई। वो डट्टी में बैठ के 1 घंटा सोच रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो साधु संत आपको देख रहे हैं कि अरे ये आदमी कितना चिल है, वो वॉशरूम में बैठ के 1 घंटे सोच रहा है। और बहुत से लोग बाहर से, जैसे मैं बहुत देखता हूँ अशांत, लगता है बहुत खराब आदमी, ऐसा नहीं है शांत, मुझे कोई विचार तो ज्यादा आदमी थोड़े लिखिए। चलो बाकी तुम लोगों को ध्यान की ओर बातें लागे। सर वो शक्ति वाला इंसिडेंट बताना, कौन सा लगता है? आप बताने वाले थे ना और भी कुछ इंसिडेंट्स। हाँ चलो, तुम लोग, बहुत से लोग ध्यान को चैलेंज करते हैं, जैसे रणजीत सर भी चैलेंज करते हैं, कुछ नहीं आता, मैं सर ने सबको बताता है कि सर का ट्राई करेंगे। मैं आपको मेरा बताता एक छोटा सा एक्सपीरियंस। मैं मेडिटेशन करता हूँ, एक बहुत एजेड सी महिला है जिनको हम लोग नानो कहते हैं, लाइक काइंड ऑफ हमारी नानी टाइप की होगी, 70 इयर्स की। वो लंदन में रहते हैं और वो पिछले लगभग 50 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। और जो ध्यान में करता हूँ सहज, वो 1970 में स्टार्ट हुआ था। तो जिन्होंने ये बताया था, जो हमारे निर्मला देवी माता जी जो हमारी है, उन्होंने बताया कि उन्हीं के साथ ध्यान किया है। मतलब वो जब शुरू हुआ था ध्यान, जब से अभी तक कर रहे हैं। तो योग की शक्तियों को मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा होती है, पर मैंने कभी खुद ने उतना ज्यादा रियलाइज नहीं किया था। मैं भी करता हूँ, 4-5 साल से कर रहा हूँ, फिर बीच में साल भर छोड़ दिया था। मैंने देखा कि भाई कितनी खतरनाक चीज होती है, और कुछ लोग जो मानेंगे नहीं, जो देखा वही जान सकता। अब ये कोई अंधविश्वास भी नहीं है, सोनी वाले किसी ने बता दी, मैं आपको बताता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, अभी रिसेंटली उनके साथ मैं काफी बहुत जुड़ के ध्यान कर रहा हूँ। मेरे ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, पूरा वर्क कर रहे हैं कि हाँ यार मेरी पूरी आदतों को, मेरी सारी चीज़ों को, मेरे मेडिटेशन की रूटीन को, कहाँ मेरे अटैचमेंट, वो बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ गुरु हो गए जो मुझे गाइड करके बोलो 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करना है, अपने अंदर क्या क्या सुधार लाने हैं। तो मेरा प्राइमरी टास्क ध्यान है। अब ये सब तो जीवन चलाने की बात है। तो मैं उनके साथ रोज मेडिटेशन करते हैं। हम लोग 8-9 लोग हैं, पूरे विश्व में 8-9 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं हमारी संस्था के। एक कनाडा में, जैसे साउथ अफ्रीका के हैं, 8-9 लोग यहाँ के हैं। तो मैंने देखा मेडिटेशन करता हूँ बहुत टाइम पे, तो मैं ऐसा हाथ बांध देता था, वैसे ऐसे करता हूँ रोज। बट मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब मुझे साइलेंस फील होता है, रिलैक्स, तो धीरे धीरे ऐसे हाथ बांध देता हूँ। ऐसा बहुत सालों से कर रहा था। अब पारुल मेरे साथ करती है, तो पारुल का उनसे इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है। मैं डायरेक्ट बात ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वो फीमेल वो लोग ठीक इंटरेक्ट करते हैं। बट पारुल से वो मेरा ही इंटरेक्शन करते हैं, अभिनव का क्या चल रहा है, कैसे हैं, क्या करते हैं वो। तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें से मैं आपको एक तो बताता हूँ। उन्होंने पारुल को एक दिन कहा कि अभिनव को बोलना कि हाथ ना बांधे। बात बोल के कि अभिनव को कहना कि ध्यान के दौरान हाथ नहीं बांधते, जबकि मेडिटेशन वीडियो कॉल पे नहीं होता है, ऑडियो कॉल पे होता है। एक ऑडियो चालू रहता है और मेडिटेशन सब लोग करते रहते हैं। और उन्होंने बोला जस्ट ध्यान के बाद, पारुल को कॉल आया कि अभिनव को जस्ट ध्यान के बाद, मैं उठा, सवाल मुझे कॉल आया कि अभिनव को बोलना हाथ बांध के ना रखे, हाथ खोले रखे। मेरी उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई महीनों से, मैं उनसे कोई बात नहीं करता, ना मैंने उनको कभी आज तक बताया था कि मैं कैसे ध्यान करता हूँ। मैं उनसे मिलता भी साल में एक बार ही हूँ। उन्होंने इंस्टेंट बता दिया कि अभिनव को बोलना कि हाथ बांध के ना रखे और आंख ना खोले बीच में। उसी दिन मैंने एक दिन आंख खोल दी थी, क्योंकि जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे बहुत अजीब से, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पाइरल मूवमेंट फील हो रहा था, तो एकदम से मैंने आंख खोल दी। तो उन्होंने कहा कि उसको आंख नहीं खोले, हाथ बांध के रखे। भाई मैं तो शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्यों, हमको कैसे पता नहीं। तो मैं पारुल से वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ये योग की हजारों शक्तियों में से एक होता है कि आप एक ही समय बहुत सारी जगह प्रेजेंट रह सकते हो। एक ही समय आप बहुत सारी जगह प्रेजेंट रह सकते हो। ये योग की शक्तियां हैं। अब चूंकि उनके साथ मैं पहले छोड़ता था, बट वो मुझे पर्सनली काम नहीं करते थे। अभी हम लोग काफी हैं, तो उन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी, मैं शॉक हो गया कि भाई ये क्या। वो हर जगह भाई प्रेजेंट होकर सब बता देते मेरी कहानी। कई बार मैंने झूठ बोल के भी ट्राई किया। पारुल हम लोग कभी झूठ बोले, एक बार हम ध्यान के बाद चले गए बाहर,
ध्यान करते से हम लोग बाहर चले गए और हमने ध्यान में ज्वाइन कर दिया, लिंक ज्वाइन कर ली और हम बाहर चले गए भाई। हाथों हाथ हमें 10 बजे मैसेज आया कि आप लोग कहाँ गए थे बाहर। तो बोले नहीं हम तो घर पे, बोले नहीं आप लोग घर पे थे, बोले आप लोग बाहर चले गए थे ध्यान के बाद, ध्यान करते से लिंक छोड़ गए। तो भाई शॉक हो गए, तो हम लोग कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग आसपास ही गए थे। नहीं आप लोग मॉल गए थे। भाई मैं तो बोल गया भाई ये क्या है, ये बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, अभी उनको पता है मैं कितनी बजे घर जाऊंगा। कल मैं घर नहीं पहुंचा तो पारुल कॉल करना होता, घर में आया 12:30 बजे, 1:30 बजे घर के 2 बजे उन्होंने कॉल कर दिया अभिनव तक घर पे नहीं आया, घर पे क्यों नहीं आया वो बताया। तो भाई बहुत खतरनाक रहता है। ये शक्तियां हमारे उसमें क्या बोलते हैं, आपको पता है पुराणों में लिखी हुई है कि व्यक्ति एक ही समय पर बहुत सारी जगह प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे पुराने अगर आप थोड़ा खोदोगे योग मेडिटेशन में बहुत से लोग ऐसे करते थे। पुराने साधु वाधु ये जो बहुत सिद्ध जो पुरुष होते थे वो लोग यही तो करते थे, वो एक समय बहुत सारी जगह रह सकते हैं। बट अब ये बात तो वही बता सकता है जिसने देखी हो। अब कोई बोल सा आपने पहले बता दिया आपको पहले से ये कर दिया, आपको मुझे क्या मतलब उनको बता होता है। वो बहुत 70 साल की महिला है, वो मेरी गाड़ी का नंबर बता दी, बोला अभिनव ने महाराष्ट्र से गाड़ी क्यों ली। मैंने गाड़ी की तो कोई बात नहीं करी आज तक। बोला अभिनव ने ये महाराष्ट्र की गाड़ी क्यों ली मिस्त्री में। मैं भाई मैं तो पहले बात करके मैंने भाई क्या हो रहा मेरे साथ, बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे हजार एग्जाम्पल है, एक दो नहीं है। फिर मैं उनको समझ गया इनसे झूठ नहीं बोलना। मैं मोबाइल चलाते बता देते हो कि आप लोग मोबाइल चला रहे थे बहुत ज्यादा, मोबाइल बंद करिए। और इंस्टाग्राम बहुत चलाती है और वो कितनी बार टोक देते कि आप ध्यान कर इंस्टाग्राम तो 1 घंटे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा वो रहना पड़ता है यार, ये तो साला हर जगह तो मतलब उनका ये है कि जब हम लोग एक गाइडेड पाथ में हैं तो जो डिसिप्लिन होते हैं, फिर हम लोग अब यार इंसान हैं, कभी डिसिप्लिन से भाई कभी लालच में मोबाइल चला लिया, कभी एक आध बार ध्यान नहीं किया, कभी एक आध बार कहीं बाहर घूमने चले गए जहाँ पर छोटे बार में तो पकड़ लेते हैं। तो मैंने बोला यार अभी तो झूठ नहीं बोलना यार, तो ये बहुत बड़ी शक्ति भाई, बहुत खतरनाक शक्ति। एक बार मैं झूठ बोल के गया था पारुल से, पारुल ने जो बात बताया, एक बार मैं झूठ बोल के पारुल से बाहर चले गया था अपने दोस्तों का बता के, अभी थोड़ा रिसेंटली कुछ 4-6 महीने पहले झूठ बोल के बाहर चले गया नागपुर से। और मैंने उसको कहा कि मैं यहीं हूँ, मैं तो दोस्त के साथ ही हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर शाम को आता हूँ। तो पारुल को उन्होंने बताया उस समय मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, उस समय मैं नेगेटिव अप्रोच में था, पूरा नेगेटिव दिशा में था, बट उनको मुझे मेडिटेशन में लाना था। तो वो मुझ पर वॉच रखे थे बहुत महीनों से, उनको दिख रहा है कि पूरा वो गड़बड़ कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहा हूँ। तो पारुल ने कहा कि वो अभिनव तुम दोस्त के साथ में है, तो उन्होंने बता दिया, बोले नहीं वो इस जगह पे है अभी, आप जाके उससे पूछना कभी। अब चूंकि पारुल थोड़ा डरती, मुझसे एकदम से पूछ नहीं सकती कहाँ है, उसने बहुत एक महीनों बाद मुझसे पूछा कि आप उस समय कहाँ गए थे, सही बताना। तो मैंने उसको बताया मैं अमरावती में था। तो यही बात मुझे बोलती थी 4 महीने पहले क्या वहाँ। मैंने बोला भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज चल रही है। उसने पूरी टाइमिंग लोकेशन किसके साथ थे वो सब बता दिया। मैंने बोला भाई झूठ को प्रणाम, आप झूठ नहीं बोलो। अब थोड़ा अब तो हालांकि मैं कुछ सुधर गया हूँ, उस समय की बात है। देखो इसके बाद लिखना तो ये 5-10 मिनट का एक इंटरेक्शन एनर्जी होगा, हेडिंग लिखना। ये हमारा फ्लक्स की कहानी थी। इसके बाद हेडिंग लिखो, छोड़ नहीं उसी चैप्टर का पार्ट, एक आध पेज छोड़ तो छोड़ना होता, ज्यादा मत छोड़ना, बोलते ही उसमें सारे मिलेगा। इसके बाद लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फील्ड फ्लक्स, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। शुरू करें, हाँ लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशन में क्या मतलब, अच्छा ग्रेविटेशन थोड़ा ही नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये बस ये पार्ट है लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। सबसे पहला पॉइंट लिखना, हर 2 चार्जेस के बीच क्या कौन सा
पोटेंशियल एनर्जी आएगी। नहीं ये अलग टॉपिक है, सुनो बस ये मैग्नेटिज्म तक का कंपेरिजन यहीं तक का था। अब ये जो पार्ट है ये मैग्नेटिज्म से बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वाला, ठीक है। हाँ लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लिखना हर दो चार्जेस के बीच एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, हर दो चार्जेस के बीच एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऑब्लिक में इंटरैक्शन एनर्जी भी कह सकते हैं, ऑब्लिक में पोटेंशियल एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी। शुरू करें। हाँ अब देखो ये हमारा अंतिम पार्ट रहेगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। फायदा क्या है, इसको समझना अच्छे से, सेम पूरी कहानी ग्रेविटेशन में कॉपी होगी, जो यहाँ पढ़ोगे वही ग्रेविटेशन में कॉपी हो जाएगी, पूरी कहानी सेम टू सेम बिना कोई चेंजेस के। Gm1 m2 upon r square k q1 q2 upon r, जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा। मतलब हर बार फायदा मिल रहा है। तो जो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था वो यहाँ कॉपी हो गया, अब ये जो पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशन कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। चलो अब देखो कॉपी में छोड़ के कुछ समझ लो कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो मैंने कहा दो चार्जेस हैं प्लस q1 और दूसरा माइनस q1, क्या करेंगे, मतलब उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिस फोर्स को आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुनो बच्चों, साइंस कहता है जहां फोर्स है वहीं क्या है, एनर्जी है। अगर कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है तो वहां पर कोई एनर्जी भी होगी। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तो कूलम्ब्स लॉ बताएगा, k q1 q2 r, बट दो चार्जेस के बीच लगने वाली एनर्जी को ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है, सुनना मिलता जुलता है बस सब कुछ सेम। यहाँ स्क्वायर हटा दो तो k q1 q2 अपॉन r, बट एक और फर्क है, यहाँ q1 का तुमको याद है ऐसा किया था ये, बट यहाँ मॉड नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस। दो चार्जेस के बीच लगने वाली एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इंटरैक्शन एनर्जी भी अच्छा है। इंटरैक्शन क्यों, क्योंकि इस चार्ज ने इससे इंटरैक्ट किया, इसको अट्रैक्ट किया, तो इंटरैक्शन एनर्जी का हो या पोटेंशियल एनर्जी का हो बात एक ही, बट मेजर फर्क ये है भाई कि फोर्स में साइन नहीं देंगे, बट चार्ज एक पोटेंशियल एनर्जी में साइन देंगे, और दूसरा एक यहाँ r स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या होगा r। इसको लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा लिखना है। तो इसको पेयर ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या लिखा, दो चार्जेस में लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला दोनों को ऐसे साथ साथ लिखना, जिसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r, और नीचे क्या लिखोगे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर फोर्स है, ऐसा लिखना। फोर्स में साइन नहीं देंगे और पोटेंशियल एनर्जी में साइन देंगे, प्रॉपर साइन। जहां पर तुम्हारा r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, क्या हम लोग जानते हैं, सेम टू सेम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन में ही आ जाएगा माइनस का। हाँ था भी क्वेश्चन, एग्जाम में भी क्वेश्चन थे रिसेंटली, लिखा सभी ने। चलिए ये पोटेंशियल एनर्जी में पहला पॉइंट है, फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी में दूसरा पॉइंट लिखना, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखना क्या है, पेयर, पेयर मतलब क्या हो गया, जुड़े हुए। तो इसमें जो थंब लाइन है वो क्या है, हर दो चार्ज के बीच एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब अगर दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो हर चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, मतलब पेयर्स बनेंगे। तो वो पेयर्स कैसे बनेंगे उसको एक बार समझ लो अच्छे से। तो इसमें केस क्या क्या बन सकते हैं, केस 1 लिखना, पेयर में ट्राइंगल, केस 1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी में पहला केस क्या बन सकता है, ट्राइंगल वाला। तो ट्राइंगल की केस में पेयर कैसे बनाते देखना बच्चों, देखिए। हाँ ट्राइंगल की केस में देखो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, पर ट्राइंगल में तो इजी है। देखना बच्चों, मान लो तीन चार्जेस है q1 q2 और q3, इन दोनों के इन तीनों को ट्राइंगल की साइड पे रख दिया। साइड सबके अलग अलग भी हो सकती है
साइड सबकी सेम भी हो सकती है। यहाँ पर देख लो R1 R2 R3 मतलब तीनों की साइड क्या है अलग अलग, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, सुनो सिस्टम मतलब होता है सब, टोटल ऑल। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं सभी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल। क्या बोलते हो, हम लाइन क्या है, हर दो चार्ज के बीच एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देख लो यहाँ कितने पेयर बनेंगे, तो एक ये बनेगा Q1 Q2 के बीच एग्जिस्ट करेगी, हर दो चार्ज के बीच एक किसके बीच करेगी, Q2 और Q3 के बीच करेगी, और एक Q3 के बीच। क्या बोलते हैं फॉर्मूला, देख लो। तो जब इस पेयर की लिखूंगा तो K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद द साइन अपॉन दूरी कितनी है R3। क्या बोलते हो इसकी और इसकी, देख लो। तो जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात करेंगे तो वही है, क्या होता है ये होगा। अब इन्हीं चार्जेस को मैं ले गया कहां पे, स्क्वायर पे। सुनो बच्चों, इन्हीं चार्जेस को मैं ले गया स्क्वायर पे। देखिएगा जरा, चार्ज जो भी रखना आपकी जो भी इच्छा हो लेना, क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये कहां लेके स्क्वायर पे, देखो स्क्वायर पे चार चार्ज रख दिए, प्लस क्यू इधर रखा, माइनस क्यू इधर रखा, माइनस क्यू। मानते हो क्या, चलिए मैंने बोला हर दो चार्जेस के बीच क्या होगी, एनर्जी होगी। अब बनाओ पेयर, तो यहाँ पेयर देखना, तो पहला पेयर ये होगा एक, दूसरा पेयर ये होगा दो, तीसरा पेयर ये होगा तीन, और चौथा पेयर ये होगा चार। किस कलर से, रेड कलर से जो पेयर बना है वो साइड के बीच है। लिख लोगे इसका, अरे नहीं इसका, इसका बाय ए, मानते हो इसका, साइन देना है, ये बात पोटेंशियल एनर्जी में मॉड नहीं आएगा। तो इस पेयर की ये होगी, इस पेयर की ये होगी, इस पेयर की के और इसका वही बन जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू बाय, मानते हो। बट अभी भी ये दोनों बचे डायगोनल भी। तो जब डायगोनल सिस्टम मतलब सब, हर जोड़े की शादी कराओ और हर शादी दो लोगों से मिलकर बनी होगी, तो जितने भी पेयर होंगे सबकी निकालनी है। तो इन दोनों की बचेगी, अब उसको अलग कलर से ले रहा हूं, देखना मैं थोड़ी खिचड़ी बन सकती है बोल की, बट खा लेना ये। तो जब इन दोनों की देखेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू और दूरी रूट टू है, तो के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन दूरी रूट टू है। ऐसे इसकी बना लोगे ना, हाँ। तो टोटल देखो ये होगी, कहाँ गई यही ना है। तो सुनो जो सेम सेम होती है ना उसको नहीं याद करो, ऐसा मत करो, सेम सेम नहीं है। आप सबको जोड़ देना, किस किस को, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल जोड़ दोगे तो वो किसकी मिल जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ तक तो बात डाइजेस्टेबल है। 8 यार, बट इसमें बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, फिर एक आध पेयर छूट सकते हैं। हाँ क्या बोलते हो, रख लो। हाँ रखने का 5 6 7 8 9 10 11 12 और चार डायगोनल। नहीं आप बता दो डायरेक्ट कितना है। अब ये वाले फेस डायगोनल दो बनेंगे, हाँ तो दो 6 फेस होते हैं, 12 ये हो जाएंगे, और ये और एक बनेंगे अपोजिट वाले भी तो बनेंगे 4 4 12 14 16। तो 12 फेस डायगोनल के और 12 ही किसके बनेंगे, साइड के। ये साइड होती ना, ये साइड होती ना, ये 4 नीचे वाले 4 सोचो, मतलब यार तो कर लेंगे। 4 हो गया, 8 9 10 क्यों चेतन भाई 11 और 12, तो 12 साइड के, 12 ही किसके, फेस डायगोनल के, और 4 किसके, बॉडी डायगोनल के। तो पोले पोले पेयर कितने मिलेंगे, 12 प्लस 12 प्लस कितने 4
1 प्लस ये 2 प्लस 2 प्लस ये 28। ओ भाई सही है ये तो। मैंने कैसे बोला 1 प्लस 0 2 प्लस वैसे क्या देखो ऐसा बन गया 28 पेयर बनेंगे। बस सवाल ये फिर कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहें, क्यों बेटा है ना, तो जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना अपन ये फॉर्मूला नंबर ऑफ पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस। क्यों भाई आदित्य कुमार बोलो ये क्या था? n into n minus 1 by 2। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आदित्य बोलेगा ना, बोलो तुम मैथ्स में खिलाड़ी हो ना। ये सर उसका है परम्यूटेशन हम तो धक्का लगा रहे थे। दिस इज नोन एज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्या ये हमारे कॉलेज वाला लिख लो फॉर्मूला लिख लेना n into n minus 1 by 2 कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन मैथ्स में चैप्टर है। असली मजा तो उसी में है भाई मैथ्स में। लिख लेना इसको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस n into n minus 1 by 2। क्या बोलते हो? तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ना पेयर ओ भाई लिखा है नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे तो 4 4 होंगे, रख के देखो 2 पेयर तो 4 होंगे तो 4 into 4 minus 1 by 2 मोर का, तो ये होगा 4 into 2 by 2 मतलब कितना 6 पेयर बनेंगे। ट्रायंगल होंगे तो कितने चार्ज होंगे 3। लिख लियो तो तुम लोग ये फॉर्मूला याद करके ले पता चला कुछ आएगा। क्यूब है तो 8 चार्ज होंगे कोनों पे, तो 8 into 8 minus 1 by 2 ये कितना हो जाएगा 4 into 7 7 चौक। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर। कितने बनेंगे, कभी गलती से एक दो छूट जाए तो ये फॉर्मूले से आप कम से कम क्रॉस चेक कर पाओगे। हालांकि 3 ही केस बनते हैं, इधर ट्रायंगल स्क्वायर और क्यूब। हेक्सागोन बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा 6 into 6 minus 1 by 2 तो कितने हो जाएंगे 6 into 6 minus 6 मतलब 30 बटे 2 मतलब 15 मिनट बन जाएंगे। ठीक है देखा क्या? अब क्यूब में वैल्यू भी लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख देना कभी याद रहेगा वहां पे। हाँ अब क्यूब में देखो, क्यूब में वैल्यू कैसे लिखाएंगे? सुनो ऐसा क्या रखना भी इसलिए जरूरी नहीं है, पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हम लोग को पेयर बनाना भी तो है। ये तो तुमको सिर्फ बताया मैंने कि 28 पेयर बनेंगे ताकि तुम्हारे मन की शांति हो जाए कि अगर हमारे 26 बन रहे हैं मतलब एक दो छोड़ दीजिए, जैसे आइसोमेरिज्म में होता है ऑप्शन है 3 4 5 तो हमेशा एक छूट जाता है। मैं पढ़ता था, मैं क्या करता था एक ज्यादा वाला लगा देता था क्योंकि एक आध छोटे सेफ साइड छूट जाता है। मैंने देखा 5 6 बनते हैं ना तो 5 में 5 भी होगा 6 भी होगा, तो आपके अगर 5 बन जाए तो भरोसा करो 6 लगा दो, ज्यादातर नुकसान नहीं रहोगे क्योंकि एक आध छोड़ जाता है। मैं सब डायरेक्ट रिजल्ट है डायरेक्ट कभी रिजल्ट रटने वाला है कि मार्केट। हां मार्केट में अच्छा ऐसे कि हम लोग तो यार खुद से पढ़ते थे आपकी कल कॉलेज वाली क्लास भी है और आपकी कल नीचे वाली क्लास भी है, सो प्लीज आप उनको इस्तेमाल कर लें। हम लोग 5-10 मिनट हो सकता है तो केयर बनाए साथ में, तो आप जरा तो इधर आ जाइए। हाँ हम तो यही थे। एक तो उस दिन की बात थी छोड़ के रख कृष्ण जी ने वो एक कोई है व्यक्ति मेरे को याद नहीं, उन्हीं का कोई बाबा हाँ तुम्हारी 100 गलती शिशुपाल का सर 100 तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुमको अगले साल नहीं आना है। तो इसको अपन एक काम करते हैं 5 तुम्हारी 5 गलतियां माफ
दो हो गए। हाईवे पे सुदर्शन चक्र निकल जाएगी। सुदर्शन चक्र तो हाँ मेरे पास बचा इधर। तो तुम्हारी दो हो गई, काउंट रखना ठीक है। अब 12 तो तुमने कहा साइड, तो दूरी देख लो, सारी साइड की दूरी ए होगी भाई। हाँ सर। ए ए ए ए ए। तो जब 12 लिखोगे तो अब 12 कोई फ्री हो तो लिखते रहना आराम से, बट एक बनाओगे तो एक की कितनी रहेगी, के Q1 Q2 बाय चलेगा। और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो 12 तो 12 इंटू के साइन के साथ सब पॉजिटिव है बाय ए। ये सिस्टम बना लिया किसका, साइड्स का। क्या बोलते हो, फिर इसको मिटा दो। अब आओ फेस डायगोनल के, तो फेस वाले डायगोनल कौन से होंगे, ये कितना दो ही ए स्क्वायर होगा ना वो तो। ए रूट लो, तो एक का बना लो प्लस एक में ले लो के Q1 साइन के साथ Q2 साइन के साथ अपॉन ए रूट 2 इनटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से। क्यों भाई आदित्य सही है, सही है। आदित्य सही है कि नहीं है, बोलना मुझे अरे तेरे को बोला मैंने, सर को कुछ थोड़ी ना बोला यार। जब वो डायरेक्ट बोले। अब तीन पेयर 4 पेयर है हमारे बॉडी डायगोनल के, तो सबसे लंबे वाले तुमको पता ही होंगे, मैं ना टैबलेट लगा लेती हूँ। ए रूट √3 है, √3 है सर, वो लिखा है नीचे। नीचे लिखा तुम लोग जी हम इनके जीवन में वैसे तो नीचे ही देखोगे, इसलिए नीचे ही रहोगे। ऊपर देखो, ऊपर जाओ, ठीक है बेटा, अवॉइड नीचे। देखो इधर, सुनो, तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना होता है, √3 हो। कहाँ लिखा है सुषमा, सामने कैसे नीचे लिखा है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल √3 है। तो एक की लिखोगे तो बोला भी नीचे के कोनिया का बेटा तुमने 2 का सीख लिया, गलत है बेटा, √3 होता है, नहीं होता। और √3/2 ये सेंटर दूरी होगी, ये होता है, तो पूरा आ जाएगा √3 एक का इंटू कितने पेयर है, सबको जोड़ दो बड़ी अलग है भाई, ये बाहर से ये निकालना KQ² के KQ² ये सबसे आप क्या निकाल लोगे, कॉमन निकाल, समझे क्या पॉइंट, देख लो। तो 3 पॉइंट मोटे बने, कौन से, ट्रायंगल, और क्यूब और एक स्ट्रेट लाइन भी बनता है, स्ट्रेट लाइन भी लिख रहे हो तुम ये, हाँ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी देख लो। स्ट्रेट लाइन वाले बच्चे क्वेश्चन आते छोटे स्ट्रेट लाइन में कैसा बनेगा, इसके पहले इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के फॉर्मूला लिख लो पहले, वो बता रहा हूँ कैसे लिखना, हिंदी में बड़े अक्षरों से। कॉन्फ़िगरेशन सुना है कभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। कॉन्फ़िगरेशन को सरल भाषा में अगर मैं कहूँ सो इट इज अरेंजमेंट, किसी भी चीज का अरेंजमेंट ऐसा, जैसे बच्चे को मैंने बोला जॉन सर ने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया क्लास का, कि लड़के आगे बैठे हैं लड़के, तो अभी ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लास मेरे सामने, जिसमें ये बच्ची इस बेंच पे बैठी है, ये सब लोग अपनी अपनी स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो दिस इज द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिजिक्स क्लास, ऐसा मैंने बोलते हैं फिजिक्स क्लास का कॉन्फ़िगरेशन सर ये है। मान लो अगला लेक्चर कभी बायोलॉजी का लग गया, तो तुम में से किसी ने बोला कि नहीं आपने को उधर जाता बायोलॉजी उधर जाता, तो किसी 2-4 लोगों ने इसको चेंज कर लिया,